गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं विनोद कुमार रुद्र मैथ माइंड में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। ये अनुपात समानुपात का अपना दूसरा वीडियो है। प्रथम वीडियो के अंतर्गत हमने अनुपात समानुपात के बारे में आपको सामान्य जानकारी दी थी। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में कुछ हम प्रश्नों को हल करेंगे और कुछ इसमें थोड़ा सा अंदर डीपली जाएंगे। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, इस वीडियो के अंतर्गत मैं आपको कुछ विशेष बात बताऊंगा, इसलिए आपसे मैं अनुरोध करूंगा कि आप प्लीज इस वीडियो को अंत तक देखें। शायद हो सकता है आप लोगों को जिस चीज़ की डिमांड थी या आवश्यकता कहना चाहिए वो इस वीडियो के अंतर्गत आपको मिल जाए। तो चलिए पहले कुछ आसान से प्रश्न हल करते हैं और फिर उस तरफ हम चलेंगे जिसकी आपको आवश्यकता है। तो अपना देखते हैं पहला प्रश्न। देखिए दोस्तों, ये अपना पहला प्रश्न है जिसमें उन्होंने पूछा है 8 और 12 में अनुपात ज्ञात कीजिएगा। तो हमने पहले वीडियो के अंतर्गत आपको बताया था अनुपात ज्ञात करना है तो अनुपात का निशान ये होता है 8 और अनुपात कितना 12, ये हो गया। और उस वीडियो के अंतर्गत जब मैंने आपको बताया था, जब सामान्य जानकारी आपको दे रहा था, उस समय मैंने ये बताया था कि अनुपात में किन्हीं दो संख्याओं को उस समय लिखना है जब वे सहअवाच्य हो जाए। सहअवाच्य का अर्थ ये होता है कि यदि कोई भी संख्या जैसे 2 और 3, ये दोनों संख्याएं हमें सहअवाच्य कहलाती हैं। ये सहअवाच्य संख्याएं उस समय कहलाएंगी जब कोई भी संख्या स्वयं अपने से और एक के अलावा किसी दूसरे से ना कटे। अगर हम ये देख रहे हैं 2 और 3, या तो 1 से कटेगा ये 2, या फिर 2 से ही कटेगा। इधर 3 को अगर देख रहे हैं, या तो ये 1 से 3 कटेगा या फिर 3 से कटेगा। कहने का अर्थ यह है, यहाँ पर कोई दूसरी संख्या 1 के अलावा ऐसी नहीं मिलेगी जो इसको क्या कर दे, आपस में काट दे। तो ये संख्या क्या कहलाएगी, सहअवाच्य कहलाएगी। अगर दूसरी बात करें हम 4/8 है, ये संख्या सहअवाच्य नहीं कहलाएंगी क्योंकि ये 4/8 है, इसको 4 भी काट सकता है। यहाँ पर 4 एकम 4 और 8 को 4 दूनी 8, 4 से भी कट सकती हैं और ये 2 से भी कट सकती हैं। 4/8 को 2 दूना 4 और 2 चौका 8, ये सहअवाच्य कहलाएंगे क्योंकि यहाँ पर अब 1 के अलावा कोई दूसरी संख्या हमको नहीं ऐसी मिल रही है जिससे ये दोनों संख्याएं कट जाएं। तो दोस्तों, मैं यहाँ पर बात करता हूँ 8 और 12 के बारे में। तो यहाँ पर हमें ऐसी संख्या से भाग देना है जिससे ये दोनों संख्या कट जाएं और उसके बाद हमें कोई ऐसी संख्या ना मिले जिससे ये कटे। तो अगर 4 से भाग दूंगे तो 4 दूनी 8 और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4 3 12। अब हम देख रहे हैं 2 और 3 में कोई हमारे पास ऐसी संख्या नहीं है जिससे इसमें क्या हो जाए, भाग चला जाए। तो यही हमारा क्या होगा, अनुपात होगा और यहाँ पर लिख देंगे हम आंसर। आप इस प्रश्न को देख करके ये देख रहे होंगे कि ये तो बेसिकली वैसे अगर देखा जाए तो ये प्रश्न हमारा तीसरे चौथे की बुक में मिल जाता है, लेकिन आपके कंपटीशन में इसी प्रकार के प्रश्नों को डाल दिया जाता है और आपसे गलत करा दिया जाता है। तो देखते हैं कि वो आखिर हमसे गलत कैसे कराते हैं और कैसे प्रश्न इस टाइप में बनाते हैं जिससे हमसे गलती हो जाती है। तो अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, ये अपना प्रश्न नंबर 2 है जिसमें ये पूछा गया 25 पैसे और 10 रुपए में अनुपात होगा। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको ध्यान रखने वाली बात यह है कि जैसे हमारा पहला प्रश्न था 8 और 12 में अनुपात ज्ञात कीजिएगा,
तो हमने डायरेक्ट यहाँ 8 और अनुपात का निशान लगाया, हमने 12 लिख दिया था और उसके बाद अपना काट करके अनुपात हमने जो कैसे अभाज्य संख्या प्राप्त करके 2:3 लिख दिया था। लेकिन अगर आपने यहाँ पर 25:10 लिख दिया, 25:10 लिख करके इसको काट दिया, 25 और 5 दूनी 10 ये कर दिया, तो दोस्त आपका आंसर गलत हो जाएगा। और जब इतना आसान प्रश्न अगर गलत होता है तो दोस्तों यकीन मानिएगा, जब पता चलता है कि ये प्रश्न हमारा गलत नहीं होना चाहिए, तो फिर जो है हमको महीनों तक जो है हमको नींद नहीं आती है। क्योंकि ऐसे छोटे छोटे प्रश्न अगर गलत होंगे तो फिर परीक्षा में कैसे हम क्वालिफाई कर पाएंगे। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखने वाली बात क्या है कि जब आप अनुपात निकालते हैं तो यहाँ पर जो इनका इकाई है उस चीज को आपको देखना बहुत जरूरी है। जहां पर आप देख रहे हैं 25 पैसे हैं और यहाँ पर आपके क्या है, रुपए हैं, तो या तो इन दोनों संख्याओं को क्या कर लें, आप रुपयों में बना लें और या फिर पैसों में बना लें। उसके बाद ही आपको क्या करना है, अनुपात में संख्याएं लिखनी है। अगर आपने डायरेक्ट इसको ऐसे लिख दिया जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है तो ये प्रश्न हमारा गलत हो जाएगा। तो इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। अगर इस टाइप से अगर बहुत सरल प्रश्न आपको अगर वो परीक्षा में डालता है तो ये ध्यान रखना कि यहाँ पर जो आपकी इकाई दी होगी, या पैसे या रुपए या मीटर सेंटीमीटर, इनमें वो जो है जरूर जो है अपना अंतर रखेगा, जिससे छात्र जो है इसकी तरफ जो है ध्यान ना दे करके डायरेक्ट जो है अपना अनुपात लेकर के अपना आंसर दे। और ये एक बात बता दें, ये आपका जो वहां पर जो विकल्प देगा, वहां पर ऑप्शन देगा, तो ये ऑप्शन जरूर देगा आपको। तो इसको देखते हैं कि यहाँ पर 25 पैसे हैं, यहाँ 10 रुपए हैं। अगर 10 रुपए के अगर हम पैसे बनाते हैं तो दोस्तों देखना होगा 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं, 100 पैसे होते हैं। तो 10 रुपए में कितने पैसे होंगे, 10 का और 100 का हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पर 1000 पैसे होंगे, 1000 पैसे होंगे। तो यहाँ पर जो हम अनुपात लिखेंगे, यहाँ पर तो अनुपात हम लिखेंगे 25 अनुपात, यहाँ पर रुपए को हमने बना लिया पैसा, क्योंकि ये भी पैसे हैं हमारे, और 10 रुपए के पैसे हो गए कितने हमारे, 1000। तो यहाँ पर लिखेंगे 1000 और यहाँ पर 25 से काटा, 25 एकन 25 और 25 से 1000, 25 चौका 100। तो यहाँ अनुपात आएगा, वो हमारा अनुपात आएगा 1:40। ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा। तो दोस्तों इस प्रश्न के अंतर्गत मैंने केवल सिर्फ इस वजह से डाला है कि यहाँ पर जो क्या आपको जो इकाई इसकी दी होगी उस पर आपको ध्यान देना है। देखते हैं अपना अगला प्रश्न। देखिए अपना अगला प्रश्न है जिसमें उन्होंने पूछा है 10 सेंटीमीटर और 5 मीटर में अनुपात होगा। तो हमें सबसे पहले कहाँ जाना चाहिए, इसकी जो यूनिट लिखी हुई है ये किसमें, सेंटीमीटर में, और ये किसमें, मीटर में है। तो इस पर हमें ध्यान देना चाहिए। अगर ये सेंटीमीटर में है तो 5 मीटर को भी हम क्या बना लें, सेंटीमीटर बना लें। तो हमको पता है कि 1 मीटर बराबर कितना होता है, 100 सेंटीमीटर होता है, 100 सेंटीमीटर। और 5 मीटर बराबर कितना होगा, 500 सेंटीमीटर होगा, 500 सेंटीमीटर होगा। तो यहाँ पर हमें जो अनुपात लेंगे वो अनुपात हम लेंगे 10 और 5 मीटर की जगह पर कितना लेंगे, 500 सेंटीमीटर, क्योंकि यहाँ पर भी सेंटीमीटर है और यहाँ भी सेंटीमीटर आ गया। यहाँ पर 10 से अगर भाग दे दें तो 10 का 10 में भाग देंगे 1 भाग, और 500 में 10 का भाग देंगे तो कितने, 50 भाग, और ये जो का हमारा 1:50 आ जाएगा और ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा। तो देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न। ये अपना प्रश्न संख्या 4 है और ये प्रश्न में अभी मैंने जो अपने ऊपर 2 प्रश्न कराए हुए हैं उसी के आधार पर है ये भी। यहाँ पर भी अगर देखते हैं तो यहाँ पर ग्राम लिखा हुआ है और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, किलोग्राम लिखा हुआ है।
इनका अनुपात लेते समय हमें किलोग्राम को क्या बना लेना होगा, ग्राम बना लेना होगा। तो यहाँ पर हमारे 500 ग्राम हो गए, और 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम होते हैं। तो 5 किलोग्राम के अंतर्गत हमारे कितने हो जाएंगे, 5000 ग्राम हो जाएंगे। तो यहाँ पर हम कितना लिखेंगे, 5000 लिखेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर अगर 500 का अगर हम क्या दे दें, भाग दे दें, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा हमारा 10 हो जाएगा। 2 जीरो से तो हमारी जीरो कैंसिल हो जाएंगी, और 5 से 5 के बार 1 बार कट जाएंगे। तो यहाँ पर जो अनुपात आएगा वो हमारा 1:10 आएगा, और ये हो जाएगा आंसर। तो मैंने दोस्तों आपको यहाँ पर 3 प्रश्न कराए थे। ये मेरे प्रश्न सिर्फ और सिर्फ अपने वीडियो के अंतर्गत इसलिए डाले क्योंकि आप लोग कहीं पर जल्दबाजी में इस इकाई पर ध्यान ना दे करके कहीं ऐसा ना कर दें कि 5 से अनुपात 5 कर दें। तो परीक्षा के अंतर्गत इस अनुपात समानुपात के प्रश्नों को हल करते समय आपको यहाँ पर विशेष ध्यान देना होगा, क्योंकि जितना प्रश्न परीक्षा में सरल होता है उसके अंतर्गत कुछ न कुछ वो विशेष बात रख करके उस प्रश्न को रखता है, जिससे छात्र जल्दबाजी में क्या कर दे, गलत कर दे। तो शायद मेरा विश्वास है कि दोस्तों कि आपसे अब इस प्रकार का कोई भी प्रश्न गलत नहीं होगा। आप इसको जब हल करेंगे तो यहाँ पर जरूर ध्यान देंगे। तो अब मैं देख रहा हूँ अगले प्रकार के प्रश्नों को ले रहा हूं, तो देखते हैं अगले प्रकार के प्रश्न कैसे आते हैं। तो दोस्तों मैंने अपने पिछले वीडियो के अंतर्गत मैंने 3 संख्याएं ली थी। जैसे मान लिया जाए यहाँ पर x और यहाँ पर y और यहाँ पर ये z, ये 3 संख्याएं हैं z। ये हमारी पहली संख्या है, और ये हमारी क्या है, दूसरी संख्या है, और ये हमारी क्या है, तीसरी संख्या है। तो इसको हम बोलते थे प्रथमा अनुपात, प्रथमा अनुपाती। और इसका हमने जो मान बताया था वो हमारा था y² बटे z। और इसको बोलते थे मध्य अनुपाती, मध्य अनुपाती। तो यहां पर मध्यानुपाती बराबर, ये हमने बताया था आपको √x और यहां पर z, x और z, ये बताया था। और ये संख्या थी, इसको हम बता रहे थे तृतीय अनुपाती। तृतीय अनुपाती। और ये था हमारा कितना, y² बटे x। ये तो हमारी 3 संख्याओं के बारे में बात थी, और ये हमने आपको सूत्र अगले वीडियो के अंतर्गत हमने लिखाए थे। लेकिन समस्या इस बात की है कि दोस्तों इनको हम याद कैसे रखें, क्योंकि छात्रों की अधिकतर जो भी शिकायत आ रही है वो शिकायत यही करते हैं कि सर इतने फॉर्मूले हो जाते हैं कि वो हमसे याद नहीं करते। तो कोई बात नहीं है, आपको इनको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं इस वीडियो के अंतर्गत आपको सभी सूत्र जो है याद कराऊंगा। लेकिन अभी तो बात रही 3 के बारे में, और थोड़ा और अगर देखते हैं 4 संख्याएं अगर लेता हूं मैं, मान लिया सपोज कीजिएगा a,
वी, सी और डी, ये 4 संख्या है। तो प्रथमानुपाती बोले तो सपोज कीजिएगा यहाँ प्रथम अनुपाती x है, तो या तो हम इधर नहीं इधर लगाते हैं, यहाँ पर x और यहाँ y और यहाँ पर कितना z। इसके बाद अगर इसी प्रकार से अगर ये हमारी पहली संख्या है, ये हमारी दूसरी संख्या है, और ये हमारी तीसरी संख्या है, और ये हमारी क्या है चौथी संख्या है, और ये चारों संख्या किसमें समानुपात के अंतर्गत है। तो इनमें से अगर कोई भी एक संख्या अगर वो क्या कर देता है, रिक्त कर देता है, ब्लैंक कर देता है, और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क ये लगाता है, और अगर आपसे ये पूछता है कि यहाँ पर निम्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, तो मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूं कि अगर आपका ए गायब है तो यहाँ पर ए बराबर हमारा होगा, ए बराबर कितना होगा बी सी बटे कितना होगा डी होगा। अगर आपको बी निकालना है तो बी बराबर कितना होगा हमारा एडी बटे कितना होगा सी होगा। और अगर आपको सी निकालना है तो सी बराबर ये होगा हमारा एडी अपॉन बी होगा। और यदि आपको डी निकालना है तो डी आपका डी बराबर आपका कितना होगा बी सी अपॉन ए होगा, बी सी अपॉन ए होगा। तो ये जो भी आपको बोर्ड पर मैंने जो सूत्र लिखे हुए हैं इनके आधार पर अक्सर करके परीक्षा में एक प्रश्न जो है पूछ लिया जाता है। लेकिन समस्या इस बात की आ रही है कि आखिर इनको हम याद कैसे करें। तो मैं आपको इन फॉर्मूलों को आपको मैं याद कराता हूं अभी 1 सेकंड में। तो दोस्तों ये जो सूत्र जो लिखे हुए हैं बोर्ड पर आपको थोड़ा इनको याद करने के लिए मैं आपको थोड़ा ले चलता हूं, थोड़ा देहाती कहावत के ऊपर, कहानी के ऊपर, उसे मैं सुनाता हूं और उसको आप जो है थोड़ा ध्यानपूर्वक सुने। ये तो आप मान लीजिएगा हर गांव और हर शहर की कहानी है कि यदि आपके मान लीजिए सपोज कीजिएगा 3 या फिर 4, ये गांव मान करके चले। एक पहला गांव ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, इसी प्रकार से 1 2 3 4 मैंने ये 1 2 3 गांव लिए हैं। वो इनके लिए इसकी सहायता से मैं जो 3 संख्याएं इनके जो है इसको जो है मैं समझाऊंगा, और ये 4 लिए इसकी सहायता से मैं ये 4 संख्या वाला समानुपात है उसको समझाने की क्या करूंगा कोशिश करूंगा। लेकिन अगर आपने 3 वालों को समझ लिया तो 4 वाले को आप अपने आप समझ जाएंगे, अगर 4 वाले को समझ लिया तो 3 वाले को समझ जाएंगे, अगर आपने 1 को समझ लिया तो ये सारे सूत्र आपको क्या हो जाएगा याद हो जाएंगे। तो देखिए अगर ये मान के चलें कहीं पर अगर कोई प्रॉब्लम होती है और कहीं पर पंचायत हो रही हो, तो ये मान के चलें ये बीच वाला है, ये तो मान के चलें जिस गांव में पंचायत हो रही है उसका पंच है, और ये 2 हैं ये मान लो किसी दूसरे गांव के। और अगर हम 4 वालों में देखें तो ये 2 पंच हैं बीच वाले, ये तो उसी गांव के हैं जिसमें पंचायत हो रही है, और ये जो लेफ्ट हैंड राइट हैंड वाले हैं ये क्या है दूसरे गांव के।
होता क्या है कि यदि अक्सर करके देखा जाता है कि इसके अंतर्गत एक पॉलिटिक्स बहुत ज्यादा चलती है कि अगर पता चलेगा, अगर कहीं पर अच्छा खासा पंचायत अगर बढ़ रहा होगा तो अगर बाहर वाले पंच उन्होंने अपना पंचायत बना दिया तो गांव वाला उसको बिगाड़ देगा, क्योंकि वो ये कोशिश करेगा यार जो हमारे 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 तो गांव की कोई वो नहीं है, तो वो बिगाड़ने की कोशिश करेगा और गायब होगा वहां से। और गायब नहीं होगा तो छिपके बैठ जाएगा, कुछ कहेगा नहीं। और दूसरा क्या है, अगर इनकी अगर चल रही है तो आम गांव के जो पंच आएंगे वो कोशिश करेंगे यार हमारी तो कोई वैल्यू नहीं, हमको क्यों यहाँ बुला दिया, तो वो इसको बिगाड़ने की कोशिश करेंगे। तो देखते ही है जो मैंने ये बताया है, अभी आपको बताया, इसको मैं प्रयोग योग के यहाँ पर क्या कर रहा हूं कि मान लिया जाए कि ये चीज जो है यहां से गायब है, पहली संख्या यहां पर लगा दिया, क्वेश्चन मार्क लगा दिया, इसका अर्थ यह है कि हमें प्रथमानुपाती निकालना है। अगर प्रथमानुपाती हमें निकालना है तो इस प्रथमानुपाती में जो हमारा कहने का अर्थ यह है कि ये प्रथमानुपाती है, मैंने बताया दूसरे गांव का है ये, तो ये इस गांव का होगा, वो तो क्या करेगा दोनों हाथों से इसकी हेल्प करेगा, और एक ये दूसरे गांव का ये है और एक ये है, ये तो पहले से ही गायब है, यहाँ पहले से ही गायब है, ये यहाँ उपस्थित है तो ये भी क्या करेगा मौन बैठा रहेगा, कुछ कहेगा नहीं, तो ये कहाँ पहुंच जाएगा, नीचे बैठ जाएगा भैया। और ये क्या करेगा, ये दोनों हाथों से क्या करेगा इसकी हेल्प करेगा, इसको कोशिश करेगा कि ये बात बने, तो इस पे तो हाथ दो आएगी, और ये मौन बैठेगा, ये दूसरे गांव का ये तो गायब हो ही गया है, ये रह गया, तो ये मौन बैठ करके कहां पहुंच जाएगा, नीचे बैठ जाएगा। अगर हम दूसरे को देखते हैं मध्यानुपाती को, भैया बीच का गायब है, मतलब गांव का गायब है ही, तो फिर जो आन गांव के रह गए ये दूसरे गांव के कोई इसकी पंचायत करेंगे तो वो दोनों ही मिल करके घेर करके इसको क्या करेंगे, इसकी करेंगे, एक्स और जेड आएगा, क्योंकि अब है ही नहीं, इसका अकेला ही था। अगर तीसरे की अगर मैं बात करूं इसकी जेड की, तो ये भी क्या है दूसरे गांव का है, तो ये अब दूसरे गांव का जो भी रहेगा यहां पर रहेगा, यहाँ एक्स रहेगा, तो ये कहां पहुंच जाएगा, ये तो गायब रहेगा ही रहेगा, और ये कहां पहुंचेगा हमारा, नीचे पहुंचेगा। इस प्रकार से इनको याद रखना है। अगर मैं यहां पर प्रश्न निकालूं, यहां पर 2:4:x, तो यहां पर अगर पूछा जाए कि 2:4x ये समानुपात में है तो आप x का मान बताइए। तो यहां पर हमें देखना है कि ये संख्या क्या है, ये हमारा दूसरे गांव की संख्या, मतलब हमारे लेफ्ट और राइट की है, तो ये वाली संख्या हमारी कुछ नहीं करेगी, हेल्प करेगी, तो ये 4 ही करेगी। तो 4 तो हमारा ऊपर आएगा और दोनों हाथों से आएगा, और ये कहां पर नीचे आएगा, तो यहाँ पर कितना आएगा, 4 कितना हो जाएगा 16, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 2, तो यहाँ पर कितना होगा 8 आएगा। इसका अर्थ है कि यहाँ पर हमारा कितना आना चाहिए, 8 आना चाहिए। इस टाइप के हम प्रश्न करेंगे। अभी मैं इसको क्या करूंगा, बिल्कुल मिटा दूंगा, और इसके आधार पर मैं प्रश्न लेकर के आऊंगा, और वहां पर जो है इनको आपको याद कराऊंगा। थोड़ा सा यहाँ पर बेसिक जानकारी दे रहा हूं। यहाँ पर अगर बात करता हूं 4 संख्याओं के बारे में, यही बात यह है कि ये हमारी क्या है, बाहर वाली संख्या है ये, तो बाहर वाली संख्या अगर एक गायब है जिसका हमें मान निकालना है, तो दूसरी बाहर वाली संख्या भी गायब होने की कोशिश करेगी, और वो कहाँ आएगी, नीचे आएगी, और बीच वाली संख्या कहाँ आएगी, ऊपर आएगी। अगर ये वाली बीच वाली संख्या है तो जो और बीच वाली संख्या रह गई, तो वो भी क्या करेगी, गायब होने की कोशिश करेगी, तो वो मेरी कहाँ आएगी, नीचे आएगी, और पास की संख्या दोनों कहाँ आएंगी, ऊपर आएंगी। इसी तरह से सी क्या है, ये भी हमारी बीच वाली संख्या है, तो दोस्तों और बीच वाली जो संख्या बची ये तो पहले से ही गायब है, तो ये भी गायब होने की कोशिश करेगी, तो कहाँ जाएगी, नीचे जाएगी, और पास की संख्या होंगी वो कहाँ आएंगी, ऊपर आएंगी। अगर डी की बात करें, ये बगल वाली संख्या है लास्ट वाली, तो और जो छोर वाली संख्या होगी पहली, तो
तो ये गायब होने की कोशिश करेगी तो वो कहाँ जाएगी, नीचे जाएगी, और बीच वाली संख्या कहाँ आएंगी, ऊपर आएगी। तो इस तरह से दोस्तों हमें क्या करना है, याद रखना है। इस प्रकार के सूत्रों को हमें बिल्कुल रखने की जरूरत है। यहाँ पर अगर हमें पहली संख्या अगर गायब है तो जो हमारी अंतिम संख्या भी गायब होने की कोशिश करेगी, क्योंकि ये भी क्या है, बाहर वाली संख्या है। और अगर बीच वाली संख्या गायब है तो बीच में और तो कोई है ही नहीं, तो यही दोनों हेल्प करेंगी, तो इनका वर्ग भी है। तो दोस्तों देखते हैं, इस पर मैं प्रश्न लेकर के आ रहा हूं, तो इनको हमें कैसे याद रखना है और कैसे प्रश्न हल होते हैं। तो दोस्तों हमने जो अभी जितने भी आपको फॉर्मूले नोट कराए थे उसके आधार पर मैंने ये 9 क्वेश्चन आपको नोट करके रखे हैं, क्योंकि अब आपके सामने से फॉर्मूला गायब है। समस्या ये थी कि आखिर हम सूत्रों को याद कैसे रखें, और मैंने सूत्र को क्या कर दिया, यहाँ से हटा दिया है, और मुझे अनुमान है कि आपको सूत्र रट गए होंगे। अगर नहीं रटे होंगे तो 1 सेकंड में अभी रट जाएंगे। देखिए पहला प्रश्न है, पहले प्रश्न में आप देखिएगा जो मैंने आपको कहानी बताई थी कि अगर कहीं पर भी पंचायत हो रही है और उस पंचायत के अंदर यहाँ पर हम देख रहे हैं पहला गांव, दूसरा ये अपना मध्य वाला अपना गांव है और ये आसपास के गांव है। यहाँ पर क्या है कि जो बाहर का है पंच जो है वो पहले से गायब हो रखा है। तो ये ध्यान रखना कि दूसरे गांव का अगर पंच पहले से एक गायब है तो दूसरा जो पंच होगा वो भी गायब होने की कोशिश करेगा। तो यहां पर मैंने बताया कि अगर हमारी जो किनारे की संख्या अगर एक गायब है, कहने का अर्थ है, चाहे आप ऐसे ध्यान रखें कि ये किनारे की संख्या आपकी एक गायब है तो दूसरे की किनारे की संख्या भी गायब होने की कोशिश करेगी। तो यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह है, यहाँ पर आएगा ये किनारे की संख्या, ये तो गायब होने की कोशिश करेगी तो नीचे आएगी, और जो बीच वाली संख्या रह गई आपकी, कहना चाहिए आपका गांव के लोग, वो दोनों हाथों से आपकी क्या करेंगे, हेल्प करेंगे। तो इस पे आप 2 लगा करके और इस पे जो है घात लगा दीजिएगा, किसकी, 2 की। तो 2 की अगर घात लगा देंगे और इसको क्या कैलकुलेट करेंगे तो 2 दूना 4 हो गया, नीचे भी 4 हो गया, तो दिस इक्वल टू कितना आ गया, 1। इसका अर्थ है कि यहाँ पर कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। बस इतना याद रखना है और सारे के सारे फॉर्मूला आपको याद है। देखिए अगले प्रश्न में हम देख रहे हैं, यहाँ पर क्या है, इसमें भी क्या है, किनारे की संख्या गायब है तो दूसरे किनारे की संख्या हमारी गायब होने की कोशिश करेगी, तो 18 हमारे कहाँ आएंगे, नीचे आने चाहिए, तो हम 18 नीचे ले लेंगे। और जो बीच वाली संख्या रहेगी ये दोनों ही हाथों से अपनी पूरी हेल्प करेगी, तो इसका जो है वर्ग करके आप जो है यहाँ पर रख दीजिएगा। यहाँ पर कितने हो गए, 36, और यहाँ पर कितने हुए, 18, तो यहाँ पर काट देंगे तो कितने आएंगे, 2 आएंगे, तो इसका अर्थ है यहाँ पर कितना आना चाहिए, 2 आना चाहिए। प्रश्न नंबर 2 है, इसमें बीच की संख्या गायब है, तो भैया बीच की संख्या गायब है तो बीच की और तो कोई है ना, तो छिपने की कोशिश करें। अब जो रह गई अपनी किनारे की संख्या वही कुछ करेंगी, तो वही उसको कहीं से गायब है उसको घेरेंगी, कहीं निकल नहीं जाए, तो इस पर ये अंडर रूट आएगा और ये दोनों संख्या इसको घेर करके रखेंगी। 24, 6 गुणा 24, इनका क्या करेंगे, आपस में गुणा करेंगे। 24 छिक्के कितने हुए, 144 हो गए, और जब इसका वर्गमूल लेंगे तो कितना आएगा, 12 आएगा। इसका अर्थ है कि यहाँ पर जो संख्या होनी चाहिए हमारी कितनी होनी चाहिए, 12 होनी चाहिए। इसी प्रकार से अगर देख रहे हैं यहाँ पर भी हमारी बीच की संख्या गायब है। बीच की संख्या गायब है तो और बीच की संख्या तो है नहीं, जो छिपने की कोशिश करे और नीचे आए, तो ये जो हमारी प्रथम और अंतिम संख्या रहेगी यही इसकी हेल्प करेंगी। तो यहां पर भी क्या होना चाहिए, 9 गुणा 81 होना चाहिए, और 9 गुणा 81 इनका अगर गुणा करेंगे तो 9 9 8 72,
इतना हो गया। और इसका अगर वो करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 27 आएगा। तो यहां पर हमारा 27 होना चाहिए। ये संख्या हम देख रहे हैं, यहां पर हमारी क्या है, अंतिम संख्या गायब है। अंतिम संख्या गायब है, इसका अर्थ यह है कि किनारे की संख्या गायब है। अगर किनारे की संख्या गायब है तो दूसरे किनारे की संख्या भी गायब होने की कोशिश करेगी। तो गायब होने की कोशिश करेगी तो ये भी कहां पहुंच जाएगी, नीचे पहुंच जाएगी। तो ये 18 तो हमारा कहां आना चाहिए, नीचे आना चाहिए। और जो बीच वाली संख्या हो गई वो क्या करेगी, उसकी हेल्प करेगी। तो इसका वर्ग करके कहां आना चाहिए, ऊपर आना चाहिए। ये तो यहां पर अगर इसे हम सॉल्व करें तो 24 गुणा कितना होगा, 24 होगा। और नीचे कितना होना चाहिए, 18। और काट देंगे 6 से 36, 18 6 24, 3 से 24 काटे कितने बार, 8 बार। और 8 का 4 का गुणा करेंगे तो 8 चक कितने हो गए, 32 हो गए। तो यहां कितना आना चाहिए, 32 आना चाहिए। इसमें हम देख रहे हैं, इसमें 4 संख्या है। इसके अंतर्गत हमारी कितनी है, 4 संख्या है। तो दोस्त लेकिन देखना यह है कि 4 संख्या है, उस 4 संख्या में हमारे किनारे वाली संख्या गायब है। और अगर किनारे वाली संख्या गायब है तो दूसरे किनारे वाली संख्या भी गायब होने की क्या करेगी, हमारी कोशिश करेगी। तो यहां पर हम लिखेंगे दूसरे किनारे की संख्या गायब होने वाली कोशिश करेगी। तो इसका अर्थ है कि ये हमारे 5 कहां जाने चाहिए, नीचे जाने चाहिए। और ये जो संख्या रहेंगी बीच की वो कहां आनी चाहिए, ऊपर आनी चाहिए। इतना आना चाहिए। तो ऊपर हमारा कितना हो जाएगा, 12 निम्मा 108। और बटे कितने हो जाएंगे, 5। अगर 5 से काटेंगे तो 5 दूनी 10, 5 1 5, 5 के 30, 21.6 होना चाहिए। देखिए दोस्तों, अगर अगला प्रश्न कर रहे हैं यहां पर, तो यहां पर देख रहे हैं कि ये वाली संख्या हमारी गायब है, ये और ये वाली संख्या गायब है। इसका अर्थ है कि ये बीच की जो संख्या है वो हमारी इस बार क्या है, गायब है। तो एक और जो संख्या है बीच में वो संख्या गायब होने की कोशिश करेगी। इसका अर्थ है कि जो दूसरी संख्या हमारी 3.5 है वो कहां जाएगी, हमारी बटे में जाएगी। तो यहां पर 3.5 कहां जाएगी, नीचे जाएगी। और जो संख्या हमारी रहेगी 1.2 और 14, ये हमारी कहां आएगी, ऊपर आनी चाहिए। तो 1.2 गुणा कितना, 14 कहां आएगा, हमारा ऊपर आएगा। तो दोस्त 35 दशमलव से दशमलव काट दीजिएगा, 7 से काट दिए, 7 दूनी 14 और 7 पंजे कितना, 35। और 5 से ये काट दिएगा, 5 दूनी 10 और 5 चौक 20। अगर इसका गुणा करेंगे तो ये कितना हो गया, 4.8। इस तरह से इसका आंसर हमारा 4.8 हो रहा है। अगर यहां पर हम देख रहे हैं कि यहां पर क्या है, हमारी बीच वाली संख्या क्या है, गायब है यहां पर दूसरे नंबर की। लेकिन चाहे दूसरे नंबर की गायब हो चाहे तीसरे नंबर की गायब हो, लेकिन हमें इससे कोई लेना देना नहीं है। हमें तो केवल सिर्फ इस बात से लेना देना है कि बीच की संख्या गायब है या फिर किनारे की संख्या गायब है। यहां पर हमारी बीच की संख्या गायब है, तो इसका अर्थ यह है कि बीच वाली संख्या जो दूसरी रहेगी वो गायब होने की कोशिश करेगी। तो 9 कहां आने चाहिए, हमारी नीचे आनी चाहिए। और 4.5 और 2.6 कहां जानी चाहिए, ऊपर जानी चाहिए। और 2.6 कहां जाएंगे, ऊपर जाएंगे। अगर इससे काट दें 9 पंजे 45 दशमलव 5 बार, 26 का 5 का गुणा करेंगे, 26 पंजे कितने हुए, 130 हुए। और 0.2 स्थानों 2 अंकों के बाद तो 1.3 इसका क्या होना चाहिए, आंसर होना चाहिए। देखिए दोस्तों, यहां पर हम देख रहे हैं, यहां पर हमारी पहली संख्या गायब है। और पहली संख्या गायब है, इसका अर्थ है कि यहां पर हमारी क्या है, किनारे की संख्या गायब है। और किनारे की संख्या गायब है तो दूसरे किनारे की संख्या हमारी कहां जाएगी, हमारी बटे में चली जाएगी, क्योंकि वो भी गायब होने की कोशिश करेगी। तो वो भी छिपेगी। तो वो हमारी कहां पर है, किनारे की संख्या हमारी कहां आनी चाहिए, 4.5 हमारी नीचे आनी चाहिए। और जो संख्या ये रह गई वो संख्या हमारी कहां आनी चाहिए, ऊपर आनी चाहिए। तो 9 × 1 कहां आएगा, ऊपर आएगा।
यहाँ पर दोस्तों यहाँ से अगर मैं क्या कर रहा हूँ, दशमलव हटा रहा हूँ तो यहाँ बिंदी बढ़ा सकता हूँ, और 45 से 90 कटेंगे 2 बार, और 2 का अगर 1 में गुणा करेंगे कितना आना चाहिए, यहाँ पर 2 आंसर आना चाहिए। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर जो प्रश्नों को सिलेक्ट किया जिसमें 3 संख्याओं को लिया या फिर 4 संख्याओं को लिया, मैंने शुरुआत से यहाँ पर पहली संख्या गायब दिखाई, मैंने फिर दूसरी संख्या को देखा था, फिर मैंने तीसरी संख्या को देखा था। इसी प्रकार से 4 वाली संख्याओं में पहले ये संख्या थी, फिर जो ये वाली संख्या गायब थी, फिर ये संख्या गायब थी, फिर ये संख्या। इसके आधार पर जो आपको 8 या 9 फॉर्मूले याद रखने पड़ रहे थे, अगर मेरी इस बात को थोड़ा सा अगर चाहे कहानी के रूप में चाहे किसी भी रूप में अगर आप याद रख लेंगे तो आपको 9 फॉर्मूले आपको जो याद करने पड़ रहे थे उनको दोस्तों याद करने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। दूसरी बात यह है कि प्रश्न में जब पेपर में जब प्रश्न आप हल करेंगे तो उसमें भी आपकी टाइम की बचत होगी, क्योंकि अन्य बुकों के अंदर आपने देखा होगा यहाँ पर इस टाइप के प्रश्न को हल कराने के लिए वहां बताया गया था आसपास की संख्याओं का गुणनफल बराबर मध्य की संख्याओं का गुणनफल। उसके बाद जो है मान रख करके क्या किया था, प्रश्नों को हल किया था। अगर ये फॉर्मूला भी हम लिखते हैं और उसके बाद हल करते हैं तो हमारा कुछ सेकंड क्या होगा वहां पर जो है हमारा खराब होगा, और हमें फॉर्मूला भी क्या करना होगा, याद रखना होगा। लेकिन यहाँ पर क्या थोड़ा सा अगर हम ध्यान में रखें तो हमें ये जो है हमें जो फॉर्मूला हम लिखते हैं कि पहली और चौथी संख्या का गुणनफल बराबर दूसरी और तीसरी संख्या का गुणनफल, ये कुछ जो है हमें लिखने की आवश्यकता नहीं है, और हम वहां पर अपना टाइम की क्या कर सकते हैं, बचत कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको अगर मेरा ये वीडियो आपको अगर पसंद आया हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें मेरे चैनल को, और आपको मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो के साथ और हम जो है कुछ हाई लेवल के प्रश्न लेकर के आएंगे, उस समय तक के लिए धन्यवाद।